तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 291 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लू फेंग का फाइट डेविल हैंड एम्पर से हुआ होता है, लेकिन डेविल हैंड एम्पर अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो उसने टेक्निक को परफॉर्म किया होता है, जो कि गॉड बॉडी सेपरेशन होता है, उसे कोई भी नॉर्मल वॉरियर्स नहीं कर सकते हैं। उन सब में इतनी हिम्मत भी नहीं होती। और जबकि डेविल हैंड अपनी बॉडी के 60 और 40% को सेपरेट कर दिए थे, तो उसका तो 60% बॉडी था, उसमें से सिर्फ 10% ही परफेक्ट कंडीशन में था और 40% बॉडी तो और भी कमज़ोर था। और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे डेविल हैंड एम्पर जब लू फेंग के मास्टर हुआनबो से फाइट किया हुआ था, तब तक वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था और इसी कारण इन 60,000 सालों में वो अभी तक खुद को हील नहीं कर पाया। इसी कारण उसने ये सब किया होता है। यहाँ पे इन सभी सर्कमस्टांसेस से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक रिश्ता कि उसका सोल भी कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे अगर ऐसा तो उससे कंट्रोल कर लिया जाता। इसी कारण उसने रिसर्च करके अपने बॉडी को 2 हिस्सों में सेपरेट कर लिया। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि समय ऐसे ही बीतने लगता है और जो शिप होता है वो अभी डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा होता है और अभी 80 टाइम्स ऑफ लाइट स्पीड की तरह से फ्लाई करते हुए जा रहा होता है। और हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल में 12 सुपर वॉरियर्स बैठे हुए होते हैं और लू फेंग भी मेन थ्रोन पे बैठा हुआ होता है। और लू फेंग ग्लास को उठाकर सबसे कहता है कि कल हम लोग सीक्रेट रीजन में जाने वाले हैं और अभी तक लगभग 2 साल हो चुके हैं और फाइनली हम लोग वहां पे पहुंचने वाले हो और यहाँ पे डेस्टिनेशन से पहुंचने पहले हम लोग चीयर्स करते हैं। तो ये सुनकर 12 वॉरियर्स अपने 19 सारे बॉडी को साइज को श्रैंक करके लू फेंग के पास आके बैठे हुए रहते हैं और वो कहते हैं मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, और वो लोग टोस्ट करते हैं और आपस में सेलिब्रेट करते हैं। अब अभी तक लू फेंग को ये नहीं पता था कि लू फेंग ने अभी डेविल हैंड एम्पर के सिर्फ कुछ ही पोर्शन को मारा होता है और अभी 2 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे उसे इन सब के बारे में नहीं होता है। अब यहाँ पे लू फेंग को आखिर पता भी चले तो कैसे, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था और यहाँ पे उसने खुद को छुपाया हुआ था। देखा जाए तो लू फेंग आसानी से उसको मार सकता था, इसलिए वो छुपा हुआ था, लेकिन उसे अपने आप को रिकवर करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। और लू फेंग के पास तो 12 स्लेव्स हैं, जो कि एम्पर लिमिट्स और पाइनिकल सोर मास्टर हैं और यहाँ से आराम से उसको मार जा सकता है। यहाँ पे लू फेंग ग्लास को लिफ्ट करते हुए कहता है यूनिवर्स ये बहुत ही बड़ा होता है, हम लोग यहाँ पे गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन पे रिलाई कर सकते हैं ताकि हम सीक्रेट रीजन के सबसे क्लोज वाले हिस्से में आ सके, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2 बिलियन लाइट ईयर फार हैं और यहाँ तक कि हम लोग 80 टाइम्स लाइट स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ आने तक 2 साल लग गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अभी भी स्माइल करते हुए कहता है कि मास्टर ये ब्लैक फ्लावर रीजन ये बहुत ही डिसोलेट है, यहाँ पर हमें से कोई भी अभी तक नहीं आया है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे अपने मार्कर को जरूर छोड़ते हैं और मार्कर होता तो हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट करके वहाँ पे जरूर आ जाते बड़ी ही आसानी से। जिसके बारे में वो ऐसे ही बात करने लगते हैं और वो यही बताते हैं कि यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे ये सब ऐसे यूनिवर्स के बारे में बकवास होने लगती है। और फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन्हें सबकी बात सुन रहा होता है और वो भी सोचता है कि यहाँ पे वो ग्रेट बेइंग ने अपने 3rd ब्लैक मेटल को इसी आई सेल स्टार में छोड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही अकेले जगह में मौजूद है। वो बहुत ही डेंजरस है और वो जगह ह्यूमैनिटी से भी कई गुना ज़्यादा दूर है और अगर यहाँ पे हम लोग फ्लाइंग पे रिलाई करेंगे वो भी 80 टाइम्स ऑफ लाइट स्पीड, तो इसके लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। लकीली मेरे पास एक सोल स्लेव्स है जिसके पास एक टेलीपोर्ट करके वहाँ पे मार कर लिए हुए हैं, जिसके कारण हम इतनी आसानी से वहाँ पे जाने वाले हैं, अपने टाइम को बचाने वाले हैं। और लू फेंग सोचता है कि लकीली मेरा सिर्फ फास्टर है यूनमो प्लैनेट से भी ज़्यादा फास्ट, और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक पावरफुल हिलने लगती है हर जगह, जिसे देखकर हम सब समझ जाते हैं कि
वो एक एनर्जी रिपल का शॉक वेव है। हमें हेवी एरो फूसी और जिहांग और टियानचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग भी हंसते हुए कहता है कि ये तो रॉबरी है, लगता है यहाँ पे फिर से रॉबर आ गए हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि डार्क यूनिवर्स ह्यूमैनिटी टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। कभी यहाँ पे कोई बंदे आके उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसलिए था क्योंकि ह्यूमैनिटी का कंट्रोल वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटी के बाहर जैसे कि डार्क यूनिवर्स में, और वो भी डिसोलेट एरिया में, वहाँ पर ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमैनिटी आके पहरा नहीं देते रहती है। अब जी होंग अपने गॉड एनर्जी से उन सारे एनिमी को सिर्फ हटाते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ कुछ ऑफिशियल और नॉर्मल अनडाइंग बीइंग है, और जी वोंग उसे बड़े ही आसानी से मार देता है। अब टियानचेन कहता है कि हम लोग बहुत ही अकेले हैं, हम लोग लगभग 2 साल से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो हम भी कुछ अटेम्प्ट से इनकाउंटर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो जी होंग कहता है कि ये इतना भी स्टूपिड नहीं है, आखिरकार वो ऐसे किसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग 80 टाइम्स लाइट स्पीड से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कई सारे एम्प्रेस भी इस शिप को हाईजैक नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत होगी? तो ये सुनकर वहाँ के सभी वॉरियर्स हंसने लगते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये सभी तो हमारे मास्टर के द्वारा ही प्रूव किया गया है। यहाँ पे लू फेंग भी हंसने लगता है, और यहाँ पे लू फेंग ने कई सारे वॉरियर्स को मारा होता है, और इसी के साथ कई सारे को इंस्लेव भी किया होता है, और उसी के साथ लू फेंग को वहाँ पे उन सब में से फास्टेस्ट शिप भी मिला होता है। अब यूनिमो प्लांट की शिप की मैक्सिमम स्पीड देखी जाए तो वो सिर्फ 50 टाइम्स लाइट स्पीड थी। वहाँ पे वर्चुअल कंपनी के मॉडिफिकेशन के बाद हो पाया था, जिसके बाद वो 80 टाइम्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पा रहा था, जो कि अनबिलीवेबल देखा जाता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, हम लोग जब सीक्रेट रीजन में जाएंगे तो वहाँ तो फाइट करना ही होगा। और अब फिर हमें यहाँ सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्लावर रीजन, जिसका डायमीटर 1,60,000 लाइट ईयर्स जितना बड़ा होता है, और ये अभी तक का सीक्रेट रीजन में से स्मॉलेस्ट में गिना जाता है, लेकिन फिर भी इसका जो लेवल ऑफ डेंजर है वो भी नॉर्मल था। यहाँ नॉर्मल अनडाइंग तो जा सकते हैं, लेकिन बात की जाए यहाँ पे 6 अदर एक्सट्रीमली डेंजरस एरिया की, तो वहाँ पर तो नॉर्मल एंडाइंस का जाने में भी खतरा है, वो तो ऐसे ही मारे जाएंगे। और वो ऐसे जगह हैं जहाँ पे नाइट भी मारे जाते हैं, और आइस हिल स्टार उन्हीं 6 स्पॉट्स में से एक होता है। मतलब कि लू फेंग जहाँ जा रहा है वहाँ पर तो नाइट्स के भी मरने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सीक्रेट रीजन का सीन दिखाया जाता है, वो भी आउटर मोस्ट रीजन ऑफ आइस हिल स्टार, जहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्मर बग शिप अपीयर होता है। और लू फेंग कंट्रोल रूम में खड़ा होते हुए कहता है कि आइस हिल स्टार मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग कई सारे यूनिवर्स ट्रैवल से भिड़ता हुआ हिल स्टार में आ चुका होता है। लू फेंग को ग्रेट बीइंग से उसकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुकी होती हैं, और इसी कारण लू फेंग यहाँ पे आ चुका था। अब लू फेंग तो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वो आते ही सीधे कोर रीजन की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि नाइट भी कोर रीजन की तरफ आते ही बढ़ते नहीं हैं, वो भी इसमें डरते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि डाटा के मुताबिक ब्लैक फ्लावर रीजन यहाँ के रिलेटिवली थोड़ा सा डेंजर लेवल लो है, लेकिन इसके अंदर जो कोर रहता है वहाँ पे आइस हिल स्टार है, जो कि और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जहाँ पे ग्रेट बीइंग ने मेरा टेस्ट रखा हुआ है, वो तो मैं सर्वाइवल का भी केयर नहीं करते हैं। अब ये ग्रेटेस्ट ब्रेइंग ऑफ यूनिवर्स में से एक है, जो कि अपने डिस्पल को ट्रेन करना चाहते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि मैंने अभी तक कई जगह को एक्सप्लोर नहीं किया है, और ये उन्हीं में से एक है जहाँ पे डेंजरस लेवल बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी आसानी से मारा जा सकता है, और मेरी स्कैनिंग डिवाइस भी ट्रू डेंजर को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फ्लाई कर रही होती हैं, और लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो सबसे कहता है चलो डिपार्ट करते हैं, और लू फेंग अपने लिविंग 6 तो यहाँ पे अपने पास रख लेता है, साथ में ही अपने लार्ज और मिनी स्कैनर को एक्टिवेट कर लेता है।
जिसके बाद वो अपने लिविंग शिप के साथ आइसहेल स्टार की तरफ बढ़ने लगता है। अब लू फेंग यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, वो इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइट ईयर्स का पूरा रीजन होता है। और अगर यहाँ पे लू फेंग टेलीपोर्ट किया तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली किसी डेंजरस लेवल में चला जाए। लू फेंग का वहाँ से बच के निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लिविंग शिप को दिखाया जाता है, जो कि सब लाइट स्पीड मतलब लाइट स्पीड से थोड़े से कम के लाइट स्पीड से वो बढ़ रहा होता है। लू फेंग को लगभग 3 महीने लग जाते हैं ट्रैवल करने में। अब लू फेंग अपने कंट्रोल रूम में बैठा आंखों को बंद करके बैठे हुए होता है। तभी वहां पे एआई रिपोर्ट करता है कि वार्निंग वार्निंग वार्निंग, यहाँ पे हम पे अटैक कर रहा है, पावर लेवल हाई ऑफिसर की है, लेकिन वो हमारे शिप को अनडैमेज कर सकता है, वो डैमेज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग के आंखें खुल जाती है, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और कहता है कि ये अच्छा नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ 2 पावरफुल अटैक्स लू फेंग के शिप पे आके लगती है, जिसके कारण पूरा शिप हिलने लगता है। अब वो उस अटैक को बड़ी आसानी से विथ स्टैंड कर लेता है, क्योंकि इसकी डिफेंस पहले वाले से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स जो कि यूनियो प्लैनेट शिप में होता है उतना ही होता है। इस पूरे के पूरे शिप में स्पेशल लाइफ फॉर्म्स भी मौजूद होती है, जो कि नुओ वीक का ट्री से होती है। और बताया जाता है कि ये एक ट्री लाइफ फॉर्म है जो कि लो ऑफेंसिव एबिलिटी और इंटेलेक्ट को रखती है, लेकिन इसकी जो सर्वाइवल एबिलिटीज है वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीज़ें बताई जाती है, इनमें से एक ये होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेटल भी फ्यूज के साथ शिप में फ्यूज कर सकता है, जैसे कि मेटल लाइफ फॉर्म, जो कि उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है और उसकी भी डिफेंस भी और स्ट्रांग हो जाती है। इसी कारण इसमें भी वही होता है। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि उन सारे बंदों पे गुस्सा होता है जिन्होंने उस पर अटैक किया होता है। वो कहता है कि ये बेवकूफ़ बंदे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद लू फेंग शिप से टेलीपोर्ट करके बाहर निकलता है और वो अपने सिल्वर आर्मर विंग में खड़ा होता है और सामने देखने लगता है। अब थोड़े दूर में वहाँ पे एक वास्ट ग्रीन और पर्पल टाइप का बंदा खड़ा होता है। वहाँ पे लगभग मिल्की वे गैलेक्सी जितना दूर 300 मिलियन किलोमीटर ठीक होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो असल में आइसहेल स्टार ही होता है, जो कि वहीं पे मौजूद होता है। लू फेंग उन दोनों बंदों की तरफ देखता है और वो कहता है तुम दोनों बेस्ट। जिसके बाद वो उन दोनों की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिप तो आसानी से अटैक को विथस्टैंड कर सकता था, लेकिन अभी लू फेंग यहाँ पे जो एनर्जी रिपल्स कर रही होती है, जो कि आइसहेल स्टार में से आ रही होती है, जो कि वहाँ के मास्टर को भी इस एरिया में बुला सकती थी। इसी कारण से डर रहा था और यहाँ पे वो रिलैक्स होते हुए कहता है कि लकली हम लोग अभी आइसहेल स्टार से थोड़े से दूर हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है उन बंदे को जिन्होंने लू फेंग पे अटैक किया होता है। वो कहता है कि ह्यूमन, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम सबको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि तुमने स्कैनर से हमारे सिग्नल को जाम किया है और तुम तो सब लाइट स्पीड से फ्लाई कर रहे हो। ये और भी आसान है तुम्हें डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा शिप इतना भी बुरा नहीं है जो कि हमारे अटैक को विथस्टैंड कर पा रही है। और वो लू फेंग से कहते हैं ह्यूमन, आखिर तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, आखिर तुम हम सब पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर तुम अपना मूव क्यों नहीं चढ़ रहे हो। यहाँ पे वो दोनों लू फेंग की तरफ ही देख रहे होते हैं और हमें उन दोनों वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि फिश लाइक क्रिएचर होते हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे स्किल्स बने हुए होते हैं। यहाँ पे वो लोग चिल्लाकर लू फेंग से बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर लू फेंग आसानी से उन्हें पहचान जाता है कि ये E2 रेस से मौजूद है, जो कि वाटर और स्टार रिवर्स में रहा करते हैं। वो भी एक्सट्रीमली गोल्ड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स में सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही बताया जाता है कि जो स्टार रिवर वाटर की जो कोल्डेंस और डेंसिटी होती है, यहाँ तक कि एम्पर भी उसमें इंटर क्यों न कर जाए तो उसकी भी स्पीड 1% तक कम हो जाएगी। 1% आपको भले ही कम लगती हो, लेकिन जब यहाँ सर्वाइवल की बात आती है तो 1% भी बहुत ज़्यादा होती है और ये बंदे आराम से उसमें कैचअप कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों वॉरियर्स को जो कि लू फेंग की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या तुम डर रहे हो। और अभी के मर्तबा वो लू फेंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि वो लोग लू फेंग को ही
अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो अभी दोनों स्टार रिवर में ही खड़े होते हैं ताकि वो स्टार लेवल में ला के लू फेंग को फंसा सके। और जैसे ही लू फेंग वहाँ पे आएगा, नेचुरली उनकी प्रोफिशिएंसी और आर्मर और जो उन एरिया की नॉलेज है वो आराम से उस ह्यूमन को मार सकते हैं और ऐसा उनका मानना था। और फिर ये सुनकर तो लू फेंग के एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते हैं और वो कहता है तुम दोनों कचरे कहीं के। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने वही दोनों ब्लैक बॉल्स को निकालता है और उन दोनों से उन पे अटैक कर देता है। ये दोनों बीम्स ऑफ लाइट उन्हीं स्टार लेवल की तरफ जाने लगता है। ये दोनों बॉल स्टार सील स्टार होते हैं और सब लोग अब दोनों बॉल्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, किसी भी स्टार से बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं चाहे यहाँ पे। और उस कारण यहाँ पे चाहे स्टार लेवल वाटर की डेंसिटी कितना भी हाई हो, आखिरकार वो सील स्टार से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। और उस बॉल पे वहाँ के कोल्ड का भी कोई असर नहीं होता। ये देखकर तो वो दोनों E2 वॉरियर्स जल्दी से वहाँ भागने लगते हैं और कहते हैं भागो, ये दोनों ब्लैक बॉल्स तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उन्हें यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पे इन दोनों बॉल्स का ही मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये अनडाइंग की एनर्जी इस स्टार रिवर से इतनी भी कमज़ोर नहीं है, ये स्टार रिवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पीड एनर्जी को बढ़ाता है और कहता है कि मेरी स्पीड एनर्जी इन स्टार रिवर के अंदर जा चुकी है, जिसके कारण मेरी स्पीड एनर्जी 1000 टाइम्स थोड़ा सा वीक हो चुका है। अगर यहाँ पे मेरे पास जनरल सोल नहीं होता तो मेरे पास सेक्टल और वॉल एनर्जी से आराम से मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रोबेबली मेरी स्टार लेवल में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब देखा जाए तो लू फेंग और 2 ऑफिसर के साथ डील कर रहा होता है जो कि अभी इतना भी आसान नहीं होने वाला था। और अब फिर हमें उन दोनों 2 EO वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब वो अपने वेपन से उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके वेपन्स पीछे जाके गिरते हैं और उनकी बॉडी में जाके वो दोनों ब्लैक बॉल्स जाके धंस जाती हैं। अब ये बॉल्स उनके सीने में जाके धंसती हैं और इनमें फेमो पॉइजन भी लगा होता है जिसके कारण उनकी बॉडी इमीडिएटली करोड़ हो जाती है। उनकी आंखें शॉक और फियर में होती है। उन्होंने इतना लंबा समय स्टार रिवर में यहाँ पे बताया होता है, वो यहाँ तक कि एम्प्रेस से भी नहीं डरा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो आज ऐसे मरने वाले हैं। अब लू फेंग ने अपने स्पीड एनर्जी से ब्लैक बॉल्स को वापस ले आता है और जितने भी ट्रेजर्स उन दोनों ऑफिशियल के पास होते हैं उन्हें भी रख लेता है। और लू फेंग कहता है कि ये दोनों बंदे तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे। अब यहाँ पे आने से पहले लू फेंग ने पहले से ही प्रिपरेशन कर लिया होता है। लू फेंग को पता था कि यहाँ पे आइस हिल स्टार में कुछ ना कुछ स्पेशल एरिया होने वाला है। यहाँ पे कई सारे डेंजरस एरिया भी मौजूद होंगे। आइस हिल स्टार में कई सारे टेरिफाइंग बेंग भी मौजूद हो सकते हैं जो कि कोल्ड और वाटर से रेसिस्टेंट होंगे और वो उनमें अडेप्ट कर चुके होंगे। लेकिन लू फेंग ने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि एंट्री करते ही समय यहाँ पे लू फेंग पे अटैक हो जाएगा। और लू फेंग कहता है कि ये दोनों इन्हीं वाटर में हाइड कर देते और उनके पास इस वाटर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और स्पेशलिटी है और खासकर इनके पास अपनी स्पीड है, यहाँ तक कि एम्प्रेस भी इससे डील नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग मेरे ब्लेड रिवर एम्प्रेस के नाम के बारे में जानते हैं तो ये अलग स्टोरी होता कि यहाँ पर ये मेरे से भिड़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये पीटी है कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में ये लोग जाकर पता नहीं लगा पाए और यहाँ पे इन सब के पास इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर फिर से दिखाया जाता है कि यहाँ पे अगर यूनिवर्स शिप स्पेस रिपल में फ्लाई करके जा रही होती है, लू फेंग उसी स्पेस में होता है और कहता है कि जब मैं टेलीपोर्ट करूंगा तो उसकी वजह से स्पेस में रिपल्स यहाँ पे मौजूद हो जाएंगी, जिसके कारण जितने भी वहाँ बंदे होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई बंदा टेलीपोर्ट करके आ रहा है और ये मेरे खतरे की बात होगी। मुझे यहाँ पे फ्लाई करके ही जाना होगा क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा फ्रेम होगा उतनी आसानी से मैं जा सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी शिप को भी लेके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी छोटी है। इसके कारण मैं आराम से जा सकता हूँ बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी को पता लगे। यहाँ पे शिप को लेके जाऊंगा तो इसके कारण सबको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग साउ विंग्स को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और साउ विंग्स के कारण लू फेंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और यहाँ पे लू फेंग उस स्पेस की जो इफेक्टनेस भी होती है उसको भी मिनिमाइज कर देता है और लू फेंग आराम से 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर पा रहा होता है। और यहाँ पे लू फेंग को मिनी स्कैनर कंप्लीटली कवर किए हुए था
ताकि यहाँ पे किसी को लू फेंग के बारे में न पता चल सके। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग आगे बढ़ने लगता है बहुत ही केयरफुली। यहाँ पे लू फेंग ने सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है। लू फेंग जानता था कि यहाँ पे ग्रेट बीइंग मौजूद होंगे, यहाँ पे उन सबसे केयरलेस नहीं होना चाहिए। अब लू फेंग जैसे जैसे डीपर जा रहा होता है वहाँ पे कई सारे स्पेशल थिंग्स को वो डिस्कवर करना शुरू कर देता है और हमें आउटर मोस्ट स्टार रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रास्ते में ही वहाँ पे लगभग फ्रोजन कॉर्प्स के 10,000 मौजूलियम मौजूद होते हैं। लू फेंग जैसे जैसे अंदर जा रहा होता है वैसे वैसे डेंजरस स्टार पिल उसको महसूस हो रहे होते हैं। अब लू फेंग वहाँ पे एक आइस माउंटेन पे फ्लोट करते हुए सामने देखता है, जहाँ पे एक स्टार बेल्ट मौजूद होता है। वहाँ पे कई सारे कलरफुल वाटर्स फ्लो कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक बेल्ट के तरीके के पूरे आइस स्टार को घेरे हुए था और उन वाटर्स में भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और कोल्ड एनर्जी निकल रही थी, जिसके बाद लू फेंग उससे थोड़ा सा दूर ही रहता था, लेकिन फिर भी दूर रहने के बावजूद लू फेंग उसको फील कर पा रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग नहीं जानता था कि सामने जो वाटर जैसा दिख रहा है क्या ये वाटर है या फिर कुछ और है, लेकिन वो एक फ्रोजन लिटिल क्रिस्टल की तरह थे जो कि रिवर को फ्लो करके उसे बना रहे थे। और ये अभी आइस हेल स्टार का सेकेंड डेंजरस रीजन में से एक था। रही बात सबसे मोस्ट डेंजरस की, तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि इसका कोर एरिया ही वास्ट रीजन है जहाँ पे कई सारे फ्रोजन प्लैनेट्स है और ये उन सभी मोस्ट डेंजरस प्लेस में से नंबर 1 है। और लू फेंग सोचता है कि आइस हेल स्टार अब मैं तो यहाँ पे आ रहा हूँ। लू फेंग वहाँ पे उस वास्ट गैलेक्सी के बहुत ही बगल में खड़ा होता है और आइस हेल स्टार को देखे जा रहा होता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे लू फेंग तो आइस हेल स्टार में आ चुका है लेकिन अभी भी लू फेंग बाहर क्यों है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आइस हेल स्टार असल में उस जगह का कोर एरिया होता है। जैसे कि हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को देख लो, उसमें गैलेक्सीज होते हैं, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, वैसे यहाँ पे भी मौजूद होता है। यहाँ पे लू फेंग देख पा रहा था कि ये भी उसके सन और अर्थ के जैसे ही था। और लू फेंग की जो विजन होती है वो आराम से लू फेंग 10,000 किलोमीटर तक आराम से किसी भी बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन या फिर उसके बालों तक को देख सकता था और इसी कारण लू फेंग आराम से आइस हेल स्टार को देख पा रहा था। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को भी उस ब्लैक मेटल बोर्ड की बुलाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उसे महसूस हो रहा था कि ब्लैक मेटल बोर्ड भी यही मौजूद है और वो उसे बुला रही है। लू फेंग वहाँ पे एक पार्टिकुलर स्टार की ओर फिक्स कर लेता है अपनी नज़रों को और वो कहता है वही एक है, मुझे महसूस हो रहा है कि वो वहीं से आ रहा है। और जो ग्रेट बीइंग ने कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो एकदम से सही है, वो ब्लैक मेटल बोर्ड उसी स्टार पे मौजूद है। अब यहाँ पे लू फेंग का मिशन बहुत ही सिंपल था, वो ये था कि उसे आइस हेल स्टार में जाना है, वहाँ पे मेटल बोर्ड को लेना है और वहाँ से वापस आ जाना है। लेकिन लू फेंग सोचता है कि वहाँ पे स्टार पे कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स भी होंगे जो कि अलग अलग स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं और सब पे स्पेशल लाइफ फॉर्म यहाँ पे होते हैं। और ये स्पेशल लाइफ फॉर्म आइस स्टार में डोकू के नाम से मशहूर हैं, जो कि ऐसे ही कई सारे रेसेस भी इस यूनिवर्स में रहते हैं। अब डोकू के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसे स्पेशल लाइफ फॉर्म है जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में रहा करते हैं और उनकी अपीयरेंस एक डेमन के जैसी थी और ये बहुत ही प्योर होते हैं। लेकिन देखा जाए ये प्योर है लेकिन फिर भी ये ब्लड थर्स्टी मतलब कत्ले आम मचाने के लिए बहुत ही प्योर माने जाते हैं। इनके लिए तो मारना एक खेल की जैसे इनमें कोई भी एविल का सेंस भी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे ये प्योर हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि वो मारते भी हैं लेकिन देखने से वो पूरे प्योर लगते हैं। और बताया जाता है कि इनके पास कोई भी तरीका नहीं है खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ये खुद ही नेचुरली टैलेंटेड होते हैं। और कहा जाए तो वहाँ पे लगभग 1000 डोकूज उस एरिया में मौजूद हैं, उनके वहीं पे नेस्ट हैं। और वर्चुअल एडवांस कंपनी के इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे हज़ारों की संख्या में डोकू है और यहाँ पे ऐसे कई सारे उन हज़ारों में से 100 ऐसे हैं जो कि अनडाइक्स बन चुके हैं और उनमें से 2 ऐसे हैं जो कि नाइट बन चुके हैं। और वहाँ पे कई सारे 100 अनडाइक बिल अपने आइस हेल स्टार में अपने घोंसले को बनाए हुए। और लू फेंग सोचता है कि डोकू ये तो स्पेशल लाइफ फॉर्म है जो कि सेम लेवल में देखा
देखा जा सकता है और वो ह्यूमन से 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखा जाए ह्यूमन की एम्प्टी बॉडी लिमिट की तो वो 1,00,000 टाइम्स सेक्टर लॉर्ड की स्ट्रेंथ जितनी होती है, लेकिन यहाँ पे डोकू की इवोल्यूशन देखा जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 मिलियन सेक्टर लॉर्ड की स्ट्रेंथ जितनी होती है। मतलब आप समझ रहे हो ह्यूमन सिर्फ 1,00,000 के जितनी बराबर होती है, लेकिन एम्पर लेवल में जो डोकू होते हैं उनकी स्ट्रेंथ 10 मिलियन बराबर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है और ये उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, ना कि कोई एम्पलीफिकेशन टेक्निक जैसे कि लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से अपने आप को ह्यूमन से 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना लेता है। यहाँ बताया जाता है कि ये स्पेशल लाइफ फॉर्म यहाँ पे बीस्ट के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो फिर से सोचते हुए कहता है कि हर एक आइस स्टार का जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे मुझे अगर डोकू अनडाइंग से फाइट करना होगा तो वहाँ पे हल्ला तो होगा ही, अगर ऐसा हुआ तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, इसलिए यहाँ पे मुझे संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो 2 नाइट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे और वो ह्यूमन नाइट्स तो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। फिर यहाँ पे लू फेंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है, वो केयरफुली एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन तभी एक ब्लरी स्लीट हाउस वहाँ पे आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और दिखाया जाता है कि उसकी वॉइस थोड़ी सी क्रिस्प होती है, उसमें से कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है। अब लू फेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और थोड़े दूर बाट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्पल कलर में 2 ग्रीन कलर में बंदे होते हैं। वहाँ पे पर्पल बंदा 3.2 मीटर लंबा और ग्रेसफुल होता है, जो कि कम्प्लीटली पर्पल टाइप का होता है। वहाँ पे ऐसे ही 2 और बंदे होते हैं जो कि 3.6 मीटर लंबे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं, और वो दोनों के पास ग्रीन आर्मर होता है। यहाँ पे वो सभी भी ह्यूमन मेल की जैसे सेम दिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल लाइफ फॉर्म थी और उनमें कोई भी सेक्स डिस्टिंक्शन नहीं था, मतलब ना ही कोई मेल था ना ही कोई फीमेल था, और उन सब की अलग अलग टैलेंट भी लेवल प्रदर्शन करती हैं। और बताया जाता है कि जो पर्पल है वो और भी रेयर होती हैं। अब यहाँ पे कलर के मुकाबले ही उन सब की स्ट्रेंथ होती है, पर्पल वाले रेयर होते हैं और ग्रीन वाला ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेटेड होते हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो वहीं पे खड़े होते हैं और साथ में हंसते वहाँ गाते आगे चल रहे होते हैं और सभी आसानी से यूनिवर्स ट्रैवल को वहाँ से आगे निकल जाते हैं और लू फेंग की आंखों से निकल जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, मतलब कि वो लाइट स्पीड से बढ़ते हैं, डार्क यूनिवर्स में एंटर हो जाते हैं। लू फेंग उन सबको केयरफुली देख रहा होता है और कहता है कि ये तो यूनिवर्स ट्रैवल था, वो आसानी से लाइट की स्पीड तक जा सकता है, और ये 3 डोकू जो आए हुए थे वो पहले के मामले में कमजोर थे और वो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड लेवल के बंदे थे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ तो नॉर्मल अनडाइंग जितनी है। आखिरकार ये इतने फास्ट कैसे हो सकता है? लू फेंग कहता है कि चलो लगता है कि मुझे ये करना ही होगा कैसे भी करके। हमें सीन चेंज कर लू फेंग के वर्ल्ड रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी 12 वॉरियर्स लू फेंग के सामने झुके होते हैं और कहते हैं मास्टर। लू फेंग टियान चेन की तरफ देख कर कहता है टियान चेन, तो टियान चेन भी कहता है मास्टर, जिसके बाद लू फेंग उससे कहता है कि तुम्हारे अंडर कुछ ऑफिशियल मौजूद है, चलो उन्हें बुलाओ। यहाँ पे लू फेंग उन सब कमजोर को बुला रहा होता है और टियानचेन के अंदर भी सोल स्लेव्स तो मौजूद ही थे। अब देखा जाए तो टियानचेन और चीमा दोनों सोल मास्टर थे, दोनों के अंदर ग्रुप ऑफ सोल्स मौजूद थे और वो सभी कुछ एम्पर लेवल के स्लेव्स भी थे और कई सारे ऑफिसर्स के थे। अब टियानचेन उन सबको बुला लेता है और वहाँ पे 1.1 मीटर लंबा एक बंदा अपीयर होता है, जो कि असल में डेविल सेल मंकी के रेस का होता है। यहाँ पे वो बहुत ही एविल तरीके से इस्तेमाल करते हुए कहता है मास्टर। अब टियानचेन लू फेंग की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि अब से तुम हमारे मास्टर के ऑर्डर को सुनोगे और तुम्हें यहाँ पे उनके सामने फुली सबमिट करना होगा, उनके ऑर्डर मेरे ऑर्डर के बराबर है। तो मंकी रिप्लाई करते हुए था ठीक है। फिर यहाँ पे लू फेंग उनके सामने देखता है और कहता है कि तुम बहुत ही छोटे हो और तुम्हारे पास भी कोई स्कैनर नहीं है, बड़ा स्कैनर। तो वो रिप्लाई करते हुए कहता है नहीं। अब टियानचेन उससे कहता है मास्टर, लेकिन उसी के साथ लू फेंग अपने पास से एक स्कैनर उसको दे देता है और कहता है कि इसके में स्मॉल और लार्ज दोनों स्कैनर मौजूद है और वो कहता है कि ये वर्चुअल वॉइस कनेक्शन डिवाइस है जो कि एनोनिमस डिवाइस है, यहाँ पे तुम ये करो कि तुम इसका मास्टर बन जाओ। तो मंकी भी ये सब पाकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो कहता है ठीक है और वो वर्चुअल नस से वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो उससे कहता है कि मेरी बातें ध्यान से सुनो, और मंकी भी
लू फेंग की बातें बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है और लू फेंग यहाँ पे कहता है कि तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग का क्या प्लान होने वाला है। और लू फेंग वहाँ पे आके स्टार मैप में स्टार फील्ड में से अपने उस मेटल बोर्ड को कैसे लेने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।